वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर की जो बात है। कभी जिला पंचायत के चुनाव, तो कभी विधानसभा के चुनाव, कभी पार्लियामेंट के चुनाव। तो मैं देखता हूँ कि भारत में चुनाव के अलावा कुछ होता ही नहीं। इसके लिए तो सभी दलों को एक साथ होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो जो सरकार बनी वो सरकार जो है ना वो भारतीयों की नहीं थी, वो तो विदेशी सोच की सरकार थी। आने वाले समय में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लेकर आएंगे जिनका राजनीतिक घरानों से कोई रिश्ता नहीं है, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता को आज वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर मोदी जी ने अपना स्थान पाया, वो किसी बड़े परिवार से तो है नहीं। जैसे परिवार से मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि भारत में इसी तरह के माहौल, इसी तरह के परिवारों के बच्चे आए कि वो युवा है, भारत युवा है। दुनिया का जब युवा काम करेगा तो आने वाले टाइम में भारत उन युवाओं के द्वारा एक मजबूत देश बन के निकल के आएगा दुनिया में। असली जो युवा थे वे तो बलिदान होंगे, उनका कहीं नाम नहीं है। परिवार है तो जैसे अखिलेश जी हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, नेहरू जी को भी ज्ञान नहीं था कि भारत क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया फलाना, ये किसी भी रूप से भारतीय थी नहीं। अब जबकि उनको उनके बड़ों ने ऐसा कुछ सिखाया कि जाओ गांव में जाओ, बैठकों में बैठो और भारत देखो कि भारत क्या है, ये रूप लेके वो लोग भारतीय बने। और उन्होंने उसी क्रम में काम किया भारत में, क्योंकि उन्हें भारत पता तो है नहीं क्या है भारत। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राष्ट्र को संबोधित किया बल्कि अपने संबोधन में कई सारी बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाने का आह्वान किया है जिनका न तो राजनीतिक बैकग्राउंड है और ना ही राजनीतिक परिवारों और घरानों से दूर दूर तक कोई रिश्ता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान को किस तरह से लेते हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज पोर्टल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे बयान को, प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीन से बयान दिया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर की जो बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा रही है, वो विचारधारा पूरे भारत के प्रति कि भारत कैसे तरक्की करे, भारत कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त हो, भारत कैसे एक नया भारत बने। इस सोच के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किए हैं, जब से प्रधानमंत्री समय इन्होंने बिताया है भारत में, तो इन्होंने अच्छा ही विचार और अच्छी सोच के साथ भारत को बढ़ाने का काम किया है। उसी कड़ी में मैं कहूँगा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री जी ने एक ये घोषणा के रूप में कहा है कि एक नेशन एक इलेक्शन। एक नेशन एक इलेक्शन का मतलब है भारत को बहुत बड़े खर्चे से बचाना। क्योंकि देखिए, भारत में मैं देखता हूं कि हर चौथे महीने हर साल में चुनाव आते हैं और उस चुनाव का इतना बड़ा खर्च होता है। कभी जिला पंचायत के चुनाव, तो कभी विधानसभा के चुनाव, कभी पार्लियामेंट के चुनाव। तो मैं देखता हूं कि भारत में चुनाव के अलावा कुछ होता ही नहीं। पूरे पूरे वर्ष चुनाव के माहौल बना रहता है और उसमें इतना कर्मचारी लगता है, इतनी सामग्री लगती है कि मुझे लगता है कि अगर इसे बचा लिया जाए तो भारत को एक नया रूप और मिल सकता है। भारत को एक नया रूप देने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसके पीछे एक अच्छी मानसिकता है प्रधानमंत्री जी की, कि वो भारत को इस खर्चे से बचा के और इस पैसों को एक सही रूप में भारत के अंदर लगाया जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश में एक चुनाव कराया जाए पूरे भारत में। इसके लिए तो सभी दलों को एक साथ होना जरूरी है। जब देश आजाद हुआ तो जो सरकार बनी वो सरकार जो है ना वो भारतीयों की नहीं थी, वो तो विदेशी सोच की सरकार थी। और उस सोच ने कभी नहीं सोचा कि इस गरीब भारत में, क्योंकि इतने साल पराधीन रहने के बाद, हजारों साल पराधीन रहने के बाद भारत में बचा ही क्या था। उसी बचाव में जो है ना उस सरकार ने तो ध्यान नहीं था, वो तो अपने उसमें लूट में लग गए सब। उनका विचार ही नहीं गया, उनकी दृष्टि नहीं इधर गई कि भारत को कैसे बचाया जाए। लेकिन उन्होंने कभी चुनाव के इस विषय पर सोचा नहीं, क्योंकि उनके नेताओं की, उनके बड़े प्रधानमंत्री जो भी थे उस टाइम पे, सबकी सोच इधर गई नहीं कि चुनाव किस ढंग से कराया जाए। ये नहीं पता कि चुनाव का इतना भारी खर्च है ये भारत में, जिससे बचना जो ना आम लोगों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है इस चुनाव का। अगर हम राजनीति की बात करें तो मोदी जी ने ये भी कहा है लाल किले की प्राचीन से कि आने वाले समय में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लेकर आएंगे जिनका राजनीतिक घरानों से कोई रिश्ता नहीं है, जिनका
राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, हमारा मातृ संगठन जो आरएसएस है, मैं भी एक छोटा स्वयं सेवक हूँ, लेकिन मैंने अपने मातृ संगठन का जो एक कार्यशैली देखी है, उसमें ऐसा देखा है, ऐसा महसूस किया है कि उसमें हम देखते हैं कि बहुत हर बिरादरी, हर धर्म जाति के लोगों को जोड़ा जाता है। उन लोगों को जोड़ा जाता है जिनके अंदर देशभक्ति हो, जो देश के बारे में विचार रखते हो। वही सोच भारतीय जनता पार्टी भी अपने लिए लाई, अपने अंदर लाई। भारतीय जनता पार्टी ने, देखो अभी हम देखते हैं कि एक बूथ 20 यूथ, इस तरह की योजनाएं लाए, उसमें नए नए अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। और उसके पीछे सोच ये है कि जो एक कार्यकर्ता इतना मेहनत करता है हमारा, वो धीरे धीरे उसको डेवलप किया जाए, उसे एक नया रूप दिया जाए कार्यकर्ता को, जिसके कि वो देश के लिए काम करे। अब नए नए लोगों के लाने से विचारधारा को वो है नहीं, उसका असर पड़ रहा परिवार पे, और ये परिवार पे असर ना पड़े, ये सोचते माननीय मोदी जी ने यही विचार बनाया होगा। इस तरह इतनी बड़ी घोषणा जो उन्होंने, परिवारवाद, जातिवाद भी खत्म हो। ये तो परिवार और जातिवाद तो इसलिए खत्म हो जाएगा कि वो कार्यकर्ता न तो किसी बड़े परिवार का होता, ना किसी हमारे ऐसा किसी जाति का होता, क्योंकि वो तो सरल कार्यकर्ता होगा, सरल कार्यकर्ता होगा जिसके अंदर देशभक्ति होगी, वही काम करेगा देश में। इसलिए मोदी जी ने अच्छा विचार किया, क्योंकि मोदी जी भी एक बहुत सरल और सीधे बिना राजनीतिक परिवार से थे। उन्होंने भी जन्म ऐसे परिवार में लिया। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी का ही तो वो है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता को आज वर्ल्ड के अंदर मोदी जी ने अपना स्थान पाया। वो किसी बड़े परिवार से तो है नहीं, किसी ऐसे घराने से है नहीं, सरल सामान्य से घराने से मैं पैदा हुए, और एक अच्छी सोच के साथ ऐसी ही टीम जैसी मोदी जी हैं, जैसे परिवार से मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि भारत में इसी तरह के माहौल, इसी तरह के परिवारों के बच्चे आए, क्योंकि उन परिवारों में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं होती हैं। युवाओं के आने से कितना असर पड़ेगा राजनीति पर, देश की में कितना विकास हो पाएगा? देखिए, भारत जो है ना, दुनिया का सबसे युवा देश है। 62-63% युवा 40 वर्ष से नीचे भारतीय जनता मतलब भारत के अंदर है। और मोदी जी ने कई बार कहा है कि भारत बहुत मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। और इन युवाओं को अगर सही दिशा देंगे, देखिए इन युवाओं को हम चाहता, हमारे मोदी जी की सोच है कि इनको एक अच्छे से अच्छे व्यापार दिया जाए, इनको उद्योग दिए जाएं। नई शिक्षा नीति आई, इसमें बहुत कुछ सुधार की बात है कि बच्चों को इस तरह के कोर्स पढ़ाए जाएं जिससे कि वो अपने काम में सफलता पाएं। ऐसे ही राजनीति भी एक ऐसे ही काम है, भारत के लिए जरूरी है कि इसमें भी अच्छे कुशल नेतृत्व के अच्छे युवा आने चाहिए। और उस जब वे युवा आएंगे तो उनसे देश जो है ना, जो युवा भारत देश है, वो सच में दिखाई पड़ेगा कि वो युवा है, भारत युवा है। दुनिया का जब युवा काम करेगा तो आने वाले टाइम में भारत उन युवाओं के द्वारा एक मजबूत देश बन के निकल के आएगा दुनिया में। 2 युवा उत्तर प्रदेश में भी हैं, देखो, युवा तो पहले भी जब देश आजाद हुआ था तो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे हाँ हाँ मैं बताऊंगा जी, जैसे देश आजाद हुआ था पहले तो बहुत युवा थे, असली जो युवा थे वे तो बलिदान हो गए, उनका कहीं नाम नहीं है। देखो, चंद्रशेखर हुए, भगत सिंह जी हुए, इन लोगों के कहीं परिवार हैं? बताइए, परिवार हैं तो जैसे अखिलेश जी हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने तो यही नहीं पता, मुझे लगता है ऐसा जो मैंने पढ़ा है कि नेहरू जी को भी ज्ञान नहीं था कि भारत क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया फलाना। वो तो उनको एक तरह से माहौल बनाया गया था कि ये देश में काम करना है, लोगों को लगे कि ये भारतीय है, लेकिन वे किसी भी रूप से भारतीय थे ही नहीं। अब जबकि उनको उनके बड़ों ने ऐसा कुछ सिखाया कि जाओ गांव में जाओ, बैठको में बैठो और भारत देखो कि भारत क्या है, ये रूप लेके वो लोग भारतीय बने। और उन्होंने उसी श्रेणी उसी क्रम में काम किया भारत में, क्योंकि उन्हें भारत पता तो है नहीं क्या है भारत। आज वही मैं देखता हूं कि मुलायम सिंह जी जो थे वो जमीनी नेता थे, उन्हें पता था कि राजनीति कैसे होती है। अब ये नए हैं जो भी हैं, चाहे राहुल जी हैं चाहे अखिलेश जी हैं, मैं तो कहूँगा कि ये अच्छा काम करे और ये भी विपक्ष की भूमिका बढ़िया निभाए, जिससे कि भारत जो है ना मजबूत देश हो। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, जो महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, चाहे वो यौन शोषण करते हों या चाहे वो यौन शोषण के बाद उनके हत्याएं कर रहे हों, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कुछ ऐसा अधिनियम लाया जाए। देखो, मोदी जी ने जो इस तरह की घोषणाएं की हैं, ये देश को एक नया रूप देने वाली घोषणाएं हैं। और मुझे लगता है कि इन घोषणाओं से देश में बहुत कुछ आगे बढ़ने वाला है। देश ही पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि इस तरह के जब भी कुछ काम होते हैं, कारनामे होते हैं उल्टे सीधे, इनमें बहुत कुछ उलट पुलट होता है। इन सब पे ध्यान देते हुए ऐसे लोगों को अगर आप नौकरशाही पे भी, राजनीतिक पे भी, सब पे ध्यान देंगे तो हो सकता है इस तरह के जो घिनौने कर रहे हैं, घिनौने काम है,
उन पे पकड़ होगी और घिनौने करने वाले लोगों को जो है ना फांसी नहीं, मैं कहूं कि उनके परिवारों को भी दंड दिया जाए, क्योंकि आगे ऐसा बच्चा किसी घर में पैदा ना हो, इस तरह का घिनौना व्यक्ति किसी के घर में पैदा ना हो जो अपने समाज या अपने लोगों के बीच में इस तरह काम करने की हिम्मत करे। इस तरह की दहशत होनी चाहिए और उसमें नौकरशाही राजनीतिक लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है कि भारत में ये चीज जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीन से अपने भाषण में कहा वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर युवा राजनीति से जुड़ेगा तो नए भारत विकसित भारत की ओर देश बढ़ेगा, तो वहीं नए विकास कार्य होंगे। और जो आपराधिक मामलों में जुड़े लोग हैं, चाहे वो जो महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोग हैं या फिर अन्य अपराधों से जुड़े लोग हैं, उनको फांसी की सज़ा का प्रावधान अगर देश में होता है तो कहीं ना कहीं अपराध मुक्त भारत बनेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।